हेलो एवरीवन, ये है अपनी हिंदी की क्लास हिंदी कंपलसरी जो कि अब हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज हमारा ये पहला अध्याय है जिसमें हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता आत्मपरिचय। इसका कंप्लीट हम रिवीजन करने वाले हैं और पूरी जो पोइम है फर्स्ट से लेकर के एंड तक इस पूरे बुक का हम रिवीजन जो करेंगे। हमारा इसका टारगेट है पूरा 1 महीना, और 1 महीने में हम दोनों किताबें जिसका गद्य भाग पद्य भाग और साथ ही साथ इसकी जो व्याकरण वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की कविता में हम शुरुआत करेंगे आत्मपरिचय जो कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की, इससे आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कवि के बारे में, बच्चन साहब के बारे में हम जान लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब थोड़ा सा ये रिवीजन जो हम कर रहे हैं डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। हालांकि कंप्लीट पढ़ेंगे पर थोड़ा सा स्पीड रहेगी इसकी, ताकि जल्दी से जल्दी हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करें। कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन साहब जो है बच्चों, ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखो, एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि जैसे निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वैसे हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, एक प्रश्न बन सकता है। मैं इसमें जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी कंडीशंस जो है वो आपको कहां कहां से प्रश्न बनने की रहती है वो आपको क्लियर करूंगा, ताकि कोई भी आपका डाउट नहीं रहे। और ध्यान से अगर समझते हैं ना बच्चों, तो ये कंप्लीट रिवीजन आपका फाइनल टच रहेगा, ध्यान रखना। तो अगर प्रश्न बनता है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन साहब माने जाते हैं। हालावाद एक्चुअली होता क्या है, तो यहां पर आप जानेंगे कि फारसी के एक कवि थे उमर खय्याम साहब। तो उमर खय्याम साहब जो है ना, ये इन्होंने जो है फारसी रुबैया हमने उमर खय्याम की पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो है ना, जो हालावाद का प्रवर्तन किया था उसको हिंदी में लाए थे हरिवंश राय बच्चन साहब। तो इनकी शुरुआती जो कविताएं थी उसमें ये प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअली हालावाद जो है, हाला का अर्थ होता है मदिरा, हाला का अर्थ होता है शराब। तो शराब पीने के बाद व्यक्ति जिस तरीके से मस्ती में सराबोर हो जाता है, तो इसी तरीके से संगीत कविता में भी व्यक्ति जो है वो मदहोश हो जाता है। तो देखो, हालावाद जो है साहित्य विशेषकर काव्य की वह प्रवृत्ति या धारा है जिसमें हाला यानी मदिरा को वर्ण विषय मान करके काव्य रचना हुई है। विशेष करके साहित्य की इस धारा का आधार उमर खय्याम की रुबैया रही है। अब ये जो हालावाद होता है, इसमें जो कविताओं का जो मुख्य विषय होता है वो होता है प्रेम, मादकता, शराब, प्याला इत्यादि। बच्चन साहब की शुरुआती कविताएं थी, ध्यान रखना, बाद की कविताएं ऐसी नहीं थी। जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म इलाहाबाद में 1907 में हुआ था, इलाहाबाद में 1907 में हुआ था। और 2003 में मुंबई में 2003 में मुंबई में जो है वो इनका देहावसान हुआ है। ओके, नेक्स्ट है कि इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी के कवि उमर खय्याम के जीवन का दर्शन प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इनका अगला जो यहाँ पे कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनकी यहाँ पे बच्चों एक जो आपका परिचय रहेगा ना, कवि का परिचय, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए, आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाइए। अभी एग्जाम में 2 महीने का टाइम बचा है, तो स्पष्ट रूप से आप जो है वो अपनी अच्छी तैयारी बिल्कुल कर लेंगे। इनका एक नोट्स बनाते जाइए अपने हाथ से। और ये जो PDF है ये भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ये PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों, वहां से आप ये PDF ले सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्सेज भी मिलेंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इनकी रचनाओं की बात अगर हम करें तो इनमें मधुशाला विशेष प्रसिद्ध रचना जो है वो है मधुशाला। ये परीक्षा में हाफिली में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मधुबाला और इनकी 3-4 रचनाओं के नाम थे। उसमें से कि सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है इनकी, ध्यान रखना बच्चन साहब की, तो मधुशाला सबसे प्रसिद्ध रचना। उसके बाद मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे आदि आदि इनकी रचना है। नेक्स्ट है कि 4 खंडों में बच्चन साहब की आत्मकथा और कुछ अनुदित पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। तो अब इनकी आत्मकथा की अगर हम बात करें तो इनकी आत्मकथा के 4 खंड है बच्चों, है ना। हम यहाँ पे देखेंगे 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरीके से इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 खंड हैं, 4 अलग अलग भाग हैं। और 2003 में हरिवंश राय बच्चन साहब का देहांत जो है वो हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कविता परिचय के बारे में। जो आत्म परिचय कविता है उसके बारे में जान लेते हैं। अपना परिचय देते हुए कवि ने संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को व्यक्त किया है। कवि सबसे पहले अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूं, तो कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, लेकिन फिर भी संसार के प्रति मैं प्रेम का भाव जो है वो मेरे मन में है।
तो और फिर कहता है कि मैं जग का ध्यान मैं जग का ध्यान नहीं करता हूं। तो इस तरीके से द्वंदात्मक संबंध व्यक्त करता है कवि। जग जीवन से निरपेक्ष और उदासीन रहना संभव नहीं है। भले ही आप संसार से आपका कोई भी लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी संसार आपको प्रभावित करेगा, संसार के में आपको रहना पड़ेगा, तो आप निरपेक्ष तो नहीं रह सकते। सांसारिक दायित्व का भार उठाकर भी वह स्नेह रखता है। अब देखो, जीवन के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जब वो हम निभाते हैं तो हमें एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे संसार भार स्वरूप है, लेकिन उससे दुखी नहीं होना है, उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी संसार के प्रति स्नेह का भाव आपके मन में होना चाहिए, संसार के प्रति, जगत के प्रति कल्याण का भाव होना चाहिए। यह संदेश कवि हमें यहाँ पे दे रहा है। आगे लिख रहा है कि उसकी कविता समर्थों की चाटुकारिता से मुक्त अपने आदर्शों का गान है। कवि कहता है कि मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मैं अपने मन के जो उद्गार है, मेरे हृदय के जो भाव है, मैं उसी को व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे उन लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए। मैं तो अपने मन को जो अच्छा लगता है, जगत के प्रति कल्याण का जो भाव है मेरे मन में, मैं वही व्यक्त करता हूं। आगे क्या कहता है कि वह सुख दुख को समभाव से सहन करता है। जगत में जब हम रहते हैं तो कई बार हमें दुखों से सामना करना पड़ता है, कई बार हमारे लिए सुख की स्थितियां होती है। तो कवि कहता है कि दुख आने पर मैं विचलित नहीं होता, सुख और दुख में समान भाव से मैं जीवन जीता हूं। इस अपूर्ण संसार से अलग उसका अपना एक संसार है। कवि क्या कहता है कि कवि कहता है कि मैं कवि हूं और कवि का काम है कल्पनाएं करना। तो कवि का अपना काल्पनिक संसार होता है, कवि का अपना अपने आदर्शों के अनुरूप वो कल्पना करके एक जगत का निर्माण करता है, संसार का निर्माण करता है। लेकिन फिर अगर वो जगत उसके स्वप्नों के अनुकूल नहीं होता है तो कवि उसे मिटा देता है। आगे क्या कहता है कि वह इस भव सागर से मुक्ति नहीं चाहता है। जैसे लोग प्रयत्न करते हैं सांसारिक इस भव सागर से पार पाने के लिए पुण्य कर्म करते हैं ताकि जगत से उनको मोक्ष मिल जाए, लेकिन कवि कहता है कि मैं जिस स्थिति में हूं उसी स्थिति का आनंद लेना चाहता हूं, मैं जीवन को भरपूर जीना चाहता हूं। आगे कहता है कवि कि अपने प्रियतम की स्मृति के साथ वह भवसागर की लहरों के साथ ही बहता रहता है और जो वो जीवन का आनंद लेता है। आगे लिखा है कि ज्ञानी अज्ञानी इसका रहस्य नहीं जानते। सत्य की खोज की बात कवि यहां पे कर रहा है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो ये जानते हैं कि सांसारिक जो ज्ञान है ये सत्य की खोज के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी वो सांसारिक ज्ञान सीख रहे हैं। आगे क्या कहता है कि प्राप्त सांसारिक ज्ञान सत्य को जानने में सहायक नहीं है। अगर आप सत्य की खोज करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, यह सांसारिक ज्ञान उसमें बिल्कुल भी सहायक नहीं है। आगे कवि कहता है कि अतः कवि सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। कवि कहता है मैंने ये सांसारिक ज्ञान जो प्राप्त किया है ये सत्य की खोज के लिए जो है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मैं इस सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता हूं। आगे वह कहता है कि वह संपत्ति के संग्रह में नहीं बल्कि त्याग में विश्वास करता है। जबकि ये जगत जो है वो जगत जो है वो धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। इसलिए तो कवि कहता है कि मैं और जगत और कहाँ का नाता, मेरा और जिस जगत का कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं। आगे कहता है उसके रोदन में राग है, शीतल वाणी में आग है, कविताओं में दीवानगी है और अकिंचितता का भाव में आत्मसंतोष है। उसके गीतों में मस्ती का संदेश है और छायावादोत्तर गीति काव्य की रहस्यात्मकता इस कविता का प्राण तत्व है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे बच्चों, अब हमारी कविता शुरू होती है आत्म परिचय। अब देखो कितनी खूबसूरत पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन साहब यहाँ पे कविता की शुरुआत कर रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भाई सबसे पहले कवि कहता है कि जिस तरीके से संसार अपने अपने उत्तरदायित्व निभा रहा है, मैं भी वैसे ही अपने उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ, मैं भी जगत के प्रति मेरे कर्तव्य हैं उसे निभा रहा हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं भी तो जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब जब हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो हमें कष्टों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा लगता है जैसे ये जीवन भार स्वरूप हो गया है। लेकिन कवि कहता है कि फिर भी ये भार स्वरूप भले ही हो, लेकिन फिर भी जीवन के प्रति, मैं समाज के प्रति, मैं संसार के प्रति प्यार का संदेश लिए फिरता हूं। मैं सभी लोगों को प्यार बांटता हूं। आगे क्या कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहता है किसी प्रिय ने मेरे ये जो जीवन रूपी जो वीणा है, जीवन रूपी जो सितार है, अपने बच्चों देखा होगा ना सितार जिसमें तार लगे होते हैं, है ना, जैसे वीणा होती है तो उसमें तार होते हैं, दो तार, एक तारा भी होता है।
तो जैसे उसके तारों को हम झंकृत करेंगे, बजाएंगे, तो उसमें से संगीत निकलेगा। कवि कहता है इसी तरीके से मेरा ये जीवन है वो भी सितार रूप है, वीणा रूप है, और मेरे ये सांस जो है ना, जिसको मैं सांसें जो ले रहा हूं, ये उसके उसके तार हैं। तो प्रेम से मेरे इस वीणा को किसी ने झंकृत कर दिया, तो मेरे में जो है वो उसमें से जो है वो स्नेह उत्पन्न होता है, संगीत उत्पन्न होता है। आगे कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कवि कहता है स्नेह का मतलब होता है प्रेम, सुरा का मतलब होता है मदिरा। जिस तरीके से लोग मदिरा का पान करते हैं उसी तरीके से मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं। तो प्रेम को ही पीता हूं और प्रेम ही बांटता हूं। आगे कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, और इस दौरान मैं कभी ये नहीं सोचता कि जगत क्या कहेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं जगत का ध्यान नहीं करता, मैं तो अपनी मस्ती में जी रहा हूं। आगे क्या कह रहा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब देखो कवि यहां पे कह रहा है ये जगत बड़ा स्वार्थी है, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। अगर आप किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे तो सामने वाला आपको सम्मान देगा। तो यहां पे कवि यही कह रहा है कि जगत उन्हीं को पूछता है, पूछने का मतलब है मान सम्मान देना, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कवि कह रहा है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूं। भाई मुझे तो कवि कह रहा है कि यहां पे किसी का मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना, इसलिए मैं तो अपने मन के जो भाव है, मेरे हृदय के जो भाव हैं, उसी को मैं कविता के रूप में बखान करता हूं। जगत के प्रति कल्याण के जो भाव है मेरे मन में, मैं वही बखान करता हूं। मुझे किसी की चापलूसी नहीं करनी, क्योंकि मुझे किसी से सम्मान नहीं लेना। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो कवि यहां पे क्या कह रहा है नेक्स्ट पंक्ति में। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो देख लीजिए। स्वप्नों का संसार का मतलब होता है जिन निज आदर्शों की कल्पना से युक्त विश्व, मतलब खुद का आदर्श कैसा है, आप क्या सोचते हैं संसार के बारे में, कैसा होना चाहिए आपका संसार। तो ऐसे कभी कल्पना करता है कि भले लोग होने चाहिए, चारों तरफ सुख शांति होनी चाहिए, लोगों में प्रेम होना चाहिए, लोगों में जो है वो एक दूसरे की मदद करने का भाव होना चाहिए। तो एक काल्पनिक संसार हो गया कवि का अपना। जग जीवन का भार से मतलब है सांसारिक उत्तरदायित्व, या संसार के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो। आगे कवि कहता है कि झंकृत होना, झंकृत का मतलब होता है संगीत के सुर निकलना, प्रेरित करना, लक्ष्य युक्त, उत्साहित। तार का मतलब होता है तारों का बाजा, जैसे वीणा होता है, सितार होता है। स्नेह सुर का मतलब होता है प्रेम की मदिरा, प्रेम की रूपी शराब। पान का मतलब होता है पीना, और जग का ध्यान करना मतलब संसार स्वीकृत आचरण, कि जगत क्या सोचेगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। सिर्फ एक पद की करेंगे हम, दूसरी नहीं करेंगे। दूसरी तो मैं केवल व्याख्या करके आपको बताऊंगा। तो अब मान लो अगर परीक्षा में आता है इस पूरे कविता में से कोई भी पद अगर आपको परीक्षा के लिए पूछा जाए कि भाई सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको यहाँ पे जो बच्चों होता है ना, आपको मैं बता देता हूं कि जब सप्रसंग व्याख्या आती है तो उसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है, और अंत में यहाँ पर नीचे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे वहां पे आपको विशेष लिखना होता है। और ध्यान देना इन सब के अपने अपने अलग अलग नंबर होते हैं। संदर्भ और प्रसंग के 2 नंबर होते हैं। जैसे ये मान लो 6 नंबर का आपका एक सप्रसंग व्याख्या आती है, एक गद्य से आएगी, एक पद्य से आएगी, 6 नंबर की रहेगी। तो उसमें 2 नंबर तो आपके संदर्भ और प्रसंग के होते हैं, और फिर 4 नंबर होते हैं आपकी व्याख्या और विशेष के। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग, संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे संदर्भ और प्रसंग साथ में लिख देते हैं, संदर्भ एवं प्रसंग। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, संदर्भ और प्रसंग आप लिख दीजिए। पर जब एक ही पंक्ति में आप संदर्भ और प्रसंग लिख तो रहे हैं ना, तो अलग अलग करके क्यों नहीं लिखो भाई, वैसे भी तो आप लिख रहे हो ना। तो आप ऐसा करो ना कि संदर्भ आपने अलग लिख दिया, थोड़ा सा दूसरों से हट के लिखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि जीतने वाले हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो जीतने वाले भी काम तो वही कर रहे हैं, संदर्भ और प्रसंग दे रहे हैं, लेकिन संदर्भ को अलग दे रहे हैं, प्रसंग को अलग दे रहे हैं, व्याख्या को अलग दे रहे हैं। और बाकी लोग भी क्या करते हैं, काम तो वही कर रहे हैं, वो भी संदर्भ दे रहे हैं, प्रसंग दे रहे हैं, लेकिन एक ही लाइन में लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हट के लिखना है। मैं पिछले 5 वर्षों से जो कॉपीज चेक कर रहा हूं बोर्ड की, मुझे पूरा अनुभव है बच्चों। जो चीज बता रहा हूं आप उस तरीके से चलिएगा, आप एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। जब तक 2 महीने में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप। तो आपको करना क्या है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, और फिर अपन करेंगे व्याख्या। अब संदर्भ में क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो संदर्भ होता है, जो पहले अपन टॉप में लिखेंगे संदर्भ, उसमें एक तो उस कविता का नाम लिखना है अगर काव्यांश है तो, अगर पद्य भाग है तो, और अगर गद्य भाग है तो हमें उस पाठ का नाम लिखना है।
अब ये जो लिखना हमने कविता का नाम लिखा और उसके बाद उस कवि का नाम लिखना जिसने उस कविता को लिखा है, और गद्य भाग है तो हमें उस पाठ के लेखक का नाम लिखना जिसने उस पाठ को लिखा है। ठीक है, तो ये करना है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, जो अभी हमने देखा ना कि मैं जग जीवन के प्रति भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन के प्रति प्यार लिए फिरता हूँ, ये पंक्तियां अगर आ जाती है तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, या फिर ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। बस इतना सा लिखना है। तो देखो कवि किताब का नाम आ गया, कवि का नाम आ गया और कविता का नाम आ गया, सारी चीजें क्लियर, आपका पक्का हो गया 1 नंबर। फिर लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में ये होता है कि संदर्भ, मतलब जो संदर्भ आपने बताया उसमें कवि किस बात को ध्यान में रख करके ये भाव कह रहा है, ये बात कह रहा है। तो हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि वह जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सभी के प्रति प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करता है, कि जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी लोगों के प्रति प्रेम का भाव है, उसके मन में दुख नहीं है, उसके मन में तकलीफ नहीं है, वो विचलित नहीं है, वो हताश नहीं है, वो निराश नहीं है, वो दुखी नहीं है, बल्कि प्रेम बांट रहा है कवि। और अब हम करेंगे व्याख्या, और व्याख्या करेंगे तो मैंने आपको कैसे बताया, एक एक पंक्ति को आपको उसको व्याख्या करते जाना है और लिखते जाना है। जैसे कि सबसे पहले कवि कहता है कि मैं जग जीवन के प्रति, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन के प्रति प्यार लिए फिरता हूँ। तो हम लिखेंगे कवि हरिवंश राय बच्चन साहब यहाँ पर कहते हैं कि मैं जीवन के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, मेरे उत्तरदायित्व हैं, उनको मैं निभा रहा हूँ, और ये जीवन के प्रति मेरे जो उत्तरदायित्व हैं वैसे मुझे भार स्वरूप लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं जीवन के प्रति, जगत के प्रति, संसार के प्रति प्रेम का संदेश लिए फिरता हूं। तो इसी तरीके से आप एक एक पंक्ति का वर्णन करते जाइए, आपकी व्याख्या जो है वो बच्चों हो जाएगी। तो क्या कहता है, देखो कि कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जीवन के प्रति अपने अनेक सांसारिक उत्तरदायित्वों को निभाता हूं, अपने उत्तरदायित्वों और जिम्मेदारियों को कवि भार स्वरूप, कवि नहीं है कवि भार स्वरूप जो है वो मानता है, परंतु कवि कहता है कि मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव विद्यमान है। किसी प्रिय ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है, उस मधुर प्रेम स्पर्श के सहारे मैं इस जीवन को बिता रहा हूं। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे से कंटिन्यू करते हैं, लिखा है कि मैं श्रेव प्रेम रूपी मदिरा में मस्त रहता हूं, इसी मस्ती में इस संसार की अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता। ये सारी चीजें हम व्याख्या में कर चुके हैं, इसलिए मैं खाली पढ़ के आपको सुना देता हूं। आगे कहता है कवि कि मैं यह कभी नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली कविता लिखते हैं। परंतु कवि हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही अपनी कविता के रूप में प्रकट करता हूं, और कविता में अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूं। अब यहाँ पे विशेष लिखना है आपको, और विशेष में आप लिखेंगे कि कवि अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कह रहा है, जो भी उसके मन में है वो साफ साफ कवि यहाँ पे कह रहा है। फिर लिखेंगे कवि प्रेम कवि के मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है और उसे मस्त बना देता है। कवि कहता है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, आगे आएगा अगली पंक्तियों में। और फिर जग जीवन, सांसों के तार, स्नेह सुरा, इन सब में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये हमने पढ़ा है पहला पद, और अब दूसरा जो पद है मैं आपको सभी पदों की व्याख्या करके बता देता हूं। फटाफट से हम लोग करेंगे व्याख्या, आप लोग सुनते जाइए, मैं आपको व्याख्या करके बताता हूं। आगे कवि क्या कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। अब कवि कह रहा है देखो भाई, मैं जो भी कुछ कहता हूं, गाता हूं, कविता लिखता हूं, तो उस वो क्या है, वो मेरे निज मैंने खुद के, निज मैंने स्वयं के, निज मैंने स्वयं के, और मैंने हृदय, मेरे हृदय के उद्गार हैं, मेरे हृदय के भाव हैं। तो इससे पहले देखो कवि ने क्या कहा था, इससे पहले कवि ने यह कहा था कि संसार क्या सोचता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूं। और फिर क्या कहता है कि मैं जगत को जो भी संदेश देता हूं, मेरे हृदय के खुद के उद्गार है, मुझे किसी से प्रशंसा नहीं लेनी, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। और मेरे जो ये भाव हैं, ये मेरे भाव जगत के कल्याण के भाव हैं, और इसीलिए कवि अपने इन उद्गारों को, अपने भावों को जगत के प्रति, संसार के प्रति अपना उपहार जो
वो संसार को अपना उपहार मानता है कि भाई आप इसे मेरा उपहार मान लीजिए, कि जगत के कल्याण के जो भाव है मेरे हृदय में वही मेरा जगत को उपहार है। आगे क्या कहता है कवि कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि इस संसार को अपूर्ण मानता है, अधूरा मानता है, इस संसार में कमियां हैं, तो इसलिए कवि कहता है मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। क्यों है कमियां? अब यहां पे कवि कई सारी बातें बताएगा, संसार में ये है, वैसा है, वैसा है, और मेरा कवि कहता है मेरा उद्देश्य अलग है, संसार का अलग है। तो देखो क्या कहता है कि मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूं। ये संसार जो है, जो जगत है, ये जो भौतिकतावादी जगत है, ये अधूरा है, इसलिए मुझे ये नहीं भाता, इसलिए मैं अपना खुद का संसार, अपना काल्पनिक संसार जो है वो लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कहता है जब मैं संसार पर नजर डालता हूं, इस दृष्टि डालता हूं, तो मुझे यहाँ पे अनेक कमियां दिखाई देती है। इसलिए तो कहता है ना कि है अपूर्ण, है यह अपूर्ण संसार, यह मुझको न भाता, कि ये संसार अधूरा है, अपूर्ण है। इसलिए जब मैं इस संसार पर दृष्टि डालता हूं तो मेरे हृदय में दुख होता है, और दुख जो है अग्नि के समान मेरे हृदय को जलाता है। ये तकलीफ होती है जब मैं संसार में चारों तरफ दृष्टि डालता हूं तो, और ये जगत इसलिए मेरे हृदय को दुखी करता है। लेकिन फिर भी दुखी तो होता हूं मैं, पर दुख से विचलित नहीं होता। दुख तो होता है हृदय को, लेकिन मैं दुखी नहीं होता। मैं ये नहीं कहता अरे रे नहीं नहीं बहुत बेकार, नहीं ऐसा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, वैसा नहीं। कवि कह रहा है कि देखो भाई, दुख और सुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, हमेशा प्रेम का संदेश बांटता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अब जगत में क्या क्या कमियां हैं कवि एक एक करके बताता है। तो पहला, अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो जगत है ना, जगत मतलब संसार के लोग, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। कवि कहता है कि जो जगत है, ये जगत यानी ये संसार के लोग इस भव सागर से पार पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, नाव बनाते हैं। नाव बनाने का मतलब होता है जैसे समुद्र पार करने के लिए हम नाव में बैठ के पार करते हैं, वैसे इस जगत रूपी सागर को पार करने के लिए लोग पुण्य कर्मों रूपी नाव बनाते हैं। मतलब कोई धर्म करता है, कोई कर्म करता है, कोई पुण्य कर्म करता है, कोई वैसा करता है, कोई ये करता है, क्या करने के लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। पर कवि क्या कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं तो भाई संसार को प्रेम का संदेश बांटता हूं, और जो जीवन मुझे मिला है इस जीवन को मैं आनंद के साथ व्यतीत करता हूं। आगे देखो क्या कहता है कवि बच्चों, अगले पद में हम देखेंगे कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, और इन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि मैं युवा हूं, और युवा होने का जोश जो है, उस जोश में मैं उन्माद का मतलब होता है पागलपन। तो ये जोश जो था कवि के हृदय में, युवावस्था का जो जोश था, जोश इतना था कि उस जोश ने कवि को पागल बना दिया। और कवि कहता है उस पागलपन में मुझे दुख होता है, अवसाद लिए फिरता हूं, मैं दुखी होता हूं, क्योंकि संसार अलग दिशा में जा रहा है, और वो संसार जो है जब मैं उसको देखता हूं तो अवसाद होता है, मुझे दुख होता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर हाय, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है देखो भाई, यहाँ पे मुझे, अब कवि अपने उस प्रियतम ईश्वर की याद लिए हुए फिरता है, तो उसकी याद में कवि क्या कह रहा है कि मुझे जब उसकी याद आती है ना, तो मैं अंदर ही अंदर तो रोता हूं, लेकिन फिर भी मैं सबके सामने हमेशा खुश रहा करता हूं, और इसी याद के सहारे सहारे में जीवन जी रहा हूं। आगे देखो क्या कहता है कवि। आगे कवि कहता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। लोग इस सत्य की खोज के लिए कितने कितने प्रयत्न करते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब। प्रयत्न, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयत्न करते 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 लोग मिट गए, मर गए, समाप्त हो गए। क्या प्रयत्न करते करते? सत्य को जानने का प्रयत्न करते कि सत्य क्या है। आगे कहता है कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस संसार में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, जहां पर ज्ञानी लोग, दाना का मतलब होता है ज्ञानी, नादान का मतलब होता है अज्ञानी। तो जहां पर ज्ञानी लोग रहते हैं वहीं पर अज्ञानी लोग भी रहते हैं। अब यहाँ पे ज्ञानी लोग कवि ने किसको बताया है? सांसारिक ज्ञान प्राप्त लोगों को। यहां पे सत्य की खोज के लिए सांसारिक ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है, तो लोग ये जान करके भी नादान बन रहे हैं। लोगों को पता है कि ये सांसारिक ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है, इसी से इस सांसारिक ज्ञान से हम सत्य की खोज नहीं कर सकते, फिर भी वो सत्य की खोज कर रहे हैं, इसलिए कवि ने उन्हें नादान कहा है। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। कवि कह रहा है क्या मैं ऐसे संसार को मूढ़ नहीं कहूं? मूढ़ मैंने मूर्ख। अब मैं ऐसे लोगों को मूर्ख ही तो कहूंगा कि जिन्हें पता है कि ये सांसारिक ज्ञान सत्य की खोज के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी सत्य की खोज कर रहे हैं इसी सांसारिक ज्ञान से, तो ये मूर्ख हैं जो इस पर भी नहीं सीखे। मतलब पता होने के बावजूद भी नहीं सीखते हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, कवि कहता है इसलिए तो मैंने जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया था, यह सांसारिक ज्ञान सत्य की खोज के लिए पर्याप्त
नहीं है, इसीलिए मैं इस सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता हूं। मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। क्या करने के लिए? सत्य की खोज करने के लिए कि सत्य क्या है। आगे कवि कहता है बच्चों कि मैं और जग और कहां का नाता। अब देखो भाई, जगत दूसरी तरफ जा रहा है, मेरा उद्देश्य दूसरा है। जगत जो है वो भवसागर तरने के लिए नाव बनाता है, मैं इसी संसार में मस्त बहा करता हूं, मैं इसी संसार में प्रेम का संदेश बांटता हूं। जगत जो है वो सत्य की खोज करने के लिए सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मैं सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। मैं तो सांसारिक ज्ञान को भुला रहा हूं। तो अब देखो, दोनों का रास्ता हमारा अलग है। संसार किसी दूसरे रास्ते पर जा रहा है, मैं किसी दूसरे रास्ते पर जा रहा हूं। इस हमारा कहां नाता? मेरा कोई संबंध नहीं, इस जगत के प्रति हमारा कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अब चूंकि ये संसार अपूर्ण है, मुझको नहीं भाता है, इसलिए मैं अपना खुद का संसार बनाता हूं, अपना काल्पनिक आदर्शों, मेरे अपने खुद के आदर्शों के अनुरूप काल्पनिक संसार का निर्माण करता हूं। लेकिन अगर वो संसार भी मेरे 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 आदर्शों के अनुरूप नहीं होता है तो मैं उस जगत को मिटा देता हूं और फिर एक नया संसार बनाता हूं, फिर मिटाता हूं, एक और नया काल्पनिक संसार बनाता हूं। कवि आगे क्या कह रहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। अब ये संसार, उद्देश्य दोनों का अलग अलग है, पहले ही बता दिया। ये संसार और क्या करता है? ये संसार इस जगत पर, इस पृथ्वी पर धन संपत्ति वैभव माया जोड़ता है, जबकि मैं क्या करता हूं? मैं ऐसी माया को ठुकराता हूं। मुझे माया नहीं जोड़नी, मुझे मान सम्मान नहीं जोड़ना, मुझे धन वैभव पैसे इकट्ठे नहीं करना, मैल नहीं बनाना। आगे कवि क्या कहता है? आगे कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है मैं जो जगत के प्रति जो चीजें देखता हूं उससे मुझे दुख होता है, विचलित होता हूं, और मैं अपने भावों को, उद्गारों को व्यक्त करता हूं कविता के माध्यम से। उसमें भी मतलब कविता निकलती है, मतलब जो मैं ये जो मेरे उद्गार है उसको व्यक्त करता हूं तो वो भी कविता बन जाती है, राग बन जाता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं और मैं कोमल शब्दों के माध्यम से संसार को प्रेम बांटता हूं, संसार को जगाने का काम करता हूं। तो शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता है, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार बच्चों। हो इस पर भूपों के प्रासाद निछावर। कवि आगे कहता है कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि मुझे जो है, मुझे भूप मैंने राजाओं के, मुझे राजाओं के प्रासाद, प्रसाद नहीं प्रासाद है, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं संसार के जो राजाओं के बड़े बड़े महल है ना, उनको भी निछावर करता हूं। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं तो एक छोटे से खंडर में भी रह लूंगा। मुझे जो है वो सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मैं तो छोटे से टूटे फूटे घर में, कमरे में, खंडर में भी रह लूंगा। आगे कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। जगत के प्रति जब मैं दृष्टि डालता हूं, मुझे जब दुख होता है तो मैं अपने भावों को जब कविता के रूप में व्यक्त करता हूं। कवि कहता है मैं रोया मतलब भावों को व्यक्त किया, तो इसको तुम गाना कहते हो, तुम इसे कविता कहते हो। मैं फूट पड़ा, तुम इसे कहते हो छंद बनाना। और कवि और ज्यादा जब दुख व्यक्त करता है तो लोग उसे कह देते हैं क्या छंद बनाया है, क्या कविता बनाई है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अरे आप मुझे कवि क्यों कह रहे हो? जगत मुझे कवि क्यों मान रहा है? लेखक कह रहा है, कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं कवि नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं तो प्रेम का दीवाना हूं। आप मुझे कवि कहकर के मान सम्मान मत दीजिए, मुझे एक प्रेम का दीवाना मान लीजिए। आगे कवि क्या कहता है? आगे कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। भाई मेरे मन में हमेशा जो है वो दीवानों जैसा ही भाव है, प्रेम का ही भाव है, मस्ती का ही भाव है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मादकता का मतलब होता है बच्चों मदहोशी, मस्ती। तो मैं मस्ती को ही लिए फिरता हूं। निशेष का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब उसमें कुछ भी शेष नहीं रहे। तो मैं संपूर्ण जो है वो मादकता, मैंने मस्ती का ही संदेश लिए फिरता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में सब कुछ मस्ती ही है, प्रेम ही है, संसार को मैं बांटना चाहता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झूके लहराए। ये जो मस्ती का संदेश मैं संसार के प्रति लिए फिर रहा हूं, उस संदेश को सुन करके जगत क्या करे? झूमे झूके लहराए। मैं मस्ती का संदेश, ऐसा मस्ती का संदेश मैं संसार के प्रति वही लिए फिर रहा हूं। तो ये यहां पर कवि हरिवंश राय बच्चन साहब ने बच्चों इस तरीके से जो है
एक मस्ती का संदेश दिया है। अब यहाँ पे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं कि कवि संसार को किस प्रकार का संदेश दे रहा है, तो कवि संसार को क्या संदेश दे रहा है, तो कवि संसार को प्रेम का संदेश दे रहा है, कवि संसार को मस्ती का संदेश दे रहा है। अब और भी कई छोटे बड़े इसमें से कई सारे प्रश्न बढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम इसके जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं वो सारे प्रश्न क्लियर करेंगे, एक एक पंक्ति से जो है वो क्लियर करेंगे, तो आपके किसी भी प्रकार के डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और इस तरीके से हम एक एक चैप्टर लेकर के बच्चों कंप्लीट करेंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से हम आपका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इसी तरीके से हमने हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश सभी के कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं। आपको वहां पे पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ऐप को एक बार जरूर देखिएगा। वहां पे हमने कोर्सेज भी बना रखे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बना रखी है, मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।